हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है। क्लास 24 में हम लोग आ चुके हैं, है ना। तो चलिए फिर क्लास नंबर 24 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। वैसे आपको पता ही है हम लोग क्या कर रहे हैं। इन दिस क्लास 24 वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 31, मास्टर क्लास 31। एंड मास्टर क्लास 31 के पहले 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और इस क्लास 24 के अंदर मास्टर क्लास 31 के 11 से 20 तक के क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू। हमने वेक्टर स्पेस के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो हमने वेक्टर स्पेस के बारे में जाना था कि ट्राइवल वेक्टर स्पेस होता है, एक तो वेक्टर स्पेस खुद और एक नल स्पेस। अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो वेक्टर स्पेस खुद और एक नल स्पेस, ये दोनों के दोनों ट्राइवल वेक्टर स्पेसेस होते हैं। और नल स्पेस जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। वेक्टर स्पेस वी खुद इटसेल्फ वो सबसे बड़ा होता है। और नल स्पेस जो होता है सिंगलटन सेट हैविंग वेक्टर जीरो, ये यहाँ पर जीरो एक वेक्टर को दिखा रहा है। जीरो मतलब एक एलिमेंट जीरो नहीं है, ये वेक्टर को दिखा रहा है। अगर वेक्टर स्पेस 2 टपल का है तो 2 टपल का वेक्टर है 0 0, और 3 टपल का वेक्टर स्पेस है तो हम मान के चलेंगे 3 टपल का 0 0 0, है ना। तो डिपेंड करता है, ये जीरो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इट नॉट ए जीरो नंबर, इट इज जीरो वेक्टर, है ना। अब जीरो वेक्टर कह रहे हैं तो उसको 2 टपल में बना सकते हैं, 3 टपल में बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं। अगर जीरो वेक्टर कह रहे हैं तो जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0i 0j। जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0i 0j 0k। तो कहने का मतलब अपने अकॉर्डिंग 2 टपल 3 टपल में बदल सकते हैं। ये चीजें हमने आपको डिटेल में बताई हुई है। सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस कौन सा होता है? हमारा नल स्पेस होता है। और इसकी डायमेंशन क्या होती है आपको अच्छे से पता है। इसकी डायमेंशन होती है 0। इसकी डायमेंशन क्या होती है? 0। क्यों? इसकी जो बेसिस होती है वो कौन होता है? एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं है, तो डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसकी डायमेंशन 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 के अंदर। कह रहा है W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, देन सब स्पेस जनरेटेड बाय V1 W1 यूनियन W2। ये तो थ्योरम है भैया, एक रिजल्ट है। याद कीजिए, मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, S कोई सबसेट है V का, तो W इज सेड टू बी ए सबस्पेस जनरेटेड बाय S, है ना। W को कहते थे जनरेटेड बाय S। अगर हम इसको ऐसे लिखते थे, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? चीजें मैंने आपको समझाई हुई थी। W इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय S, तो उसको इस प्रकार से लिखता है। मतलब W को S के एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो यहीं पर वो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि जो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस, अगर W1 W2 दो सबस्पेसिस है, तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस W1 एंड W2 इज जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2। याद कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है, मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था। यहां पर प्रूव नहीं करेंगे, मैंने आपको प्रूव करके एक्सप्लेन करके दिखाया है सारा का सारा। ये सारा का सारा मैंने दिखाया है। मतलब इस लीनियर सम को W1, सॉरी यहां पर यूनियन आएगा, यहां पर क्या आएगा? यूनियन आएगा। W1 यूनियन W2। यस, मैंने आपको समझ, ये थ्योरम है, मैं प्रूव भी करके दिखा दिया आपको कि जो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस W1 W2 होता है वो जनरेटेड होता है यूनियन ऑफ W1 W2। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। कहने का मतलब जो सबस्पेस की यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो जनरेट होता है इसके द्वारा, वो कोई और नहीं है, आपका ऑप्शन सी है। बोल दो W1 प्लस W2 है। ये थ्योरम है, मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आपको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। W1 and W2 are subspaces of a finite dimensional vector space V, then dimension of W1 plus W2। यस, बताइए क्या आंसर है इसका? ये भी थ्योरम है और एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज द फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ऑप्शन डी मैंने प्रूव भी करेगा, थ्योरम है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपसे मन में सवाल उठे भाई ये कैसे हो रहा है, नहीं, एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो वहां पर जाकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक इसमें एक खास बात भी होती है, अगर W1 W2 डिसज्वाइंट होते हैं, अगर इस क्वेश्चन में एक बात और लिखी आ जाए, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, मतलब थोड़ी सी बात और ऐड कर दे, अगर ये भी कह दे कि W1 W2 डिसज्वाइंट सबस्पेस है, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन में एक इंटरसेक्शन निकाले तो एक नल स्पेस आता है, तो नल स्पेस आएगा इंटरसेक्शन, डिसज्वाइंट है तो उसका मतलब डायमेंशन जीरो हो जाएगा उनके इंटरसेक्शन का, तो इसका मतलब फिर इसका आंसर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। अगर W1 W2 डिसज्वाइंट सबस्पेस भी लिखा आ जाए तो प्लस में ये बात और ऐड होके आ जाए तो आंसर ए आएगा। ठीक है, छोटी सी बात काम की है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द वेक्टर्स है एक्स, कह रहा है एक वेक्टर एस है और एक वाई है एक जेड है, आर लीनियरली डिपेंडेंट। अरे भैया कितनी बार चीजें समझाई हुई हैं, मैं कह रहा हूँ रिपीट होकर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, है ना, ये भी शायद कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। इंडिपेंडेंट है तो सीधा सा अर्थ है यार इनका डिटरमिनेंट जीरो होगा, तो पहला कॉलम कौन बनेगा, 1 0 1 बनेगा। दूसरा कॉलम कौन बनेगा, दूसरा कॉलम कौन बनेगा, अरे सर जी दूसरा कॉलम बनेगा माइनस का 4A4। तीसरा कॉलम कौन बनेगा, A -1 और -A। बस कुछ नहीं करना, A की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इस कॉलम के अलोंग सोल्व कर लेते हैं, इस कॉलम के अलोंग, क्योंकि इसमें एक जीरो आ रहा है, जल्दी काम हो जाएगा। तो 1 यूं जाएंगे तो माइनस का A² और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस का A² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, प्लस का 1। अब इन दोनों को करना है, तो माइनस माइनस प्लस 4 -A² बराबर में जीरो। तो यहाँ से तो आएगा माइनस का A² प्लस के 4 प्लस के 4 माइनस का A², मतलब 2 टाइम्स हो गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A² प्लस प्लस 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, सॉरी कितना आएगा, माइनस का 8। तो यह हो जाएगा आपका A² बराबर में 4, कोई उधर जाके कट जाएगा ना, 2 चौके 8, तो A की वैल्यू आएगी +-2। ऑप्शन नंबर सी बोथ, यस +2 -2 बोथ इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन फिर आसान हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। 14 तक कर लिया हमने, नेक्स्ट 15 पर आते हैं। कहता है इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑन V3 डिफाइंड बाय टी ए बी सी दिस वे देन टी इनवर्स। यस, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आने वाला है। टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन इस बार, चाहे 2 टपल का 3 टपल का, इस बार जरूर आएगा भैया, मैं बता रहा हूँ, और मैंने ट्रिक्स आपको सिखाई हुई है, थोड़ा अभ्यास जरूर कर लेना, है ना, ताकि स्पीड बढ़ जाए काम करने की। तो आपको पी क्यू आर में आंसर जाना चाह रहा है, देखिए पी क्यू आर में आंसर जाना चाह रहा है, तो हम भी बड़े चालाक है, पी क्यू आर में निकालेंगे। देखिए लेट, मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब भी टी इनवर्स निकालना हो और यह पी क्यू आर में निकालना चाह रहा है, ध्यान रखना ऑप्शन में, ध्यान रखना किस ऑप्शन में जानना चाह रहा है वो। पी क्यू आर में तो पी क्यू और आर इज इक्वल टू हम मान लेंगे ए बी सी, है ना। अगर यहाँ पी क्यू आर है तो हम लोग ए बी सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी सी में चीजें कैलकुलेट करनी आसान रहेगी, क्योंकि ए बी सी में डिफाइंड होके आ रहा है ना। आप चाहो तो यहाँ पर XYZ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ए बी सी कर लिया, ताकि इससे रिलेट करना आसान हो जाए, है ना। आप tan इनवर्स निकालना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए बी सी बराबर पी क्यू आर। मतलब आपको ये चीज निकालनी है, अगर आपको tan इनवर्स निकालना है, अरे भाई tan इनवर्स नहीं, टी इनवर्स निकालना है, बार बार tan निकल जाता है मुंह से, टी इनवर्स निकालना है, और टी इनवर्स की वैल्यू ये है, तो मतलब आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा, क्योंकि निकालना ये है अल्टीमेटली, लेकिन ये तो इसके बराबर है, हमने माना हुआ है, लेट किया हो ना, तो ए बी सी की वैल्यू ही हमारा आंसर आ, सीधी सी बात है, और वो इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर आएगी, देखिए कैसे आएगी। अब टी ए बी सी कैसे डिफाइंड हो रहा है, ये हो रहा है 3A, पहला कंपोनेंट 3A, दूसरा कंपोनेंट क्या हो रहा है भैया, A माइनस बी, और तीसरा हो रहा है 2A + B + C, ये लीजिए बराबर हो जाएगा पी क्यू आर। एक तो अपने आप से मालूम हो गया, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी P/3, तो मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, P/3, तो इसका पहला कंपोनेंट तो आ गया। तो P/3 किस किस में आ रहा है, सभी में आ रहा है P/3, अभी तो फैसला नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ो, यहाँ से निकालते हैं A माइनस बी बराबर क्यू, है ना, हमें निकालना है B की वैल्यू, तो एक काम करते हैं A माइनस क्यू बराबर B, B इधर ले आए, A की वैल्यू कितनी है, P/3 माइनस क्यू बराबर B, ये लीजिए, तो वैल्यू आई कितनी, P/3 और माइनस का क्यू, P/3 माइनस क्यू, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत है ना,
p/3 प्लस क्या, वो भी गलत है। हाँ, ऑप्शन ए और बी में से फैसला करेंगे, तो सी और डी गलत है ना, मतलब ऑप्शन सी और ए और बी ही फैसला लेंगे अब। अच्छा एक बात और है, देखिए ध्यान से, और एक बात और ध्यान, p/3 आ रहा है, तो p/3 आ रहा है ना, और p/3 आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या u/3 आ रहा है, तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तसल्ली के लिए काम और करते हैं, है ना। देखिए ये दो तो मिल ही गए, इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, है ना। ये आंसर आ चुका है, एग्जाम में मत करना, एग्जाम में आंसर आ चुका है आपके लिए। यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में आर, हमें निकालना है सी की वैल्यू, है ना। तो सी को लेफ्ट में रख लो, 2a को उधर ले जाओ, माइनस का 2a माइनस का बी प्लस का आर। हाँ जी, 2a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू p/3, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2p/3। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है p/3 माइनस क्यू, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का p/3 और माइनस माइनस प्लस का क्यू हो जाएगा। अब देखिए 2p/3 p/3, 3p/3, माइनस तो लग ही रहा है, तो माइनस का 3p/3 करेंगे, तो माइनस का p आएगा, ये प्लस का क्यू है और ये प्लस का आर, तो आंसर क्या आएगा देखो भैया, माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, तो माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, ऑप्शन बी ही राइट है, ऑप्शन बी ही राइट है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है टी V2 से V3 डिफाइंड हो रहा है, टी ए बी बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी बी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द नलिटी ऑफ टी बताइए। नलिटी बतानी है इस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जब भी नलिटी निकालनी है ना, तो भैया रैंक पता कर लो टी की, फिर रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया है। क्यों, डायमेंशन कितनी है इसकी, 2 डायमेंशन है इसकी, तो रैंक नलिटी थ्योरम में तो हमें लगाना है, तो हमें रैंक पता कर लो, नलिटी अपने आप मालूम हो जाएगी भैया। तो रैंक पता करने के लिए इस मैट्रिक्स को मैं, इस आउटपुट को एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे 3 टपल है, 1 2 3, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 रैंक 3 रो की, और 2 टपल यहाँ पे 2 कॉलम की बनेगी। राइट से लेफ्ट आते हैं, मैंने बहुत बार ट्रिक समझाई है आपको ये। तो यहाँ देखिए 2 ही कंपोनेंट है, तो 2 ही कॉलम आएंगे, ए बी का कोफिशिएंट क्या है 1 1, यहाँ से 1 माइनस 1, यहाँ से ए तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 1 आएगा। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 या 2 से कम होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ढूंढना है। अगर 2 ऑर्डर का मिल गया तो रैंक 2 है, तो 2 ऑर्डर का मिल तो रहा है, ये मिल रहा, यहीं से मिल गया। ये देखिए 1 0 माइनस 1 1, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1 आएगी, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक माइनर मिल गया 2/2 ऑर्डर का, वो कितना है, नॉट इक्वल टू 0, है ना, नॉन जीरो माइनर मिल गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक नॉन जीरो माइनर मिल गया हमें 2/2 ऑर्डर का, तो इसकी रैंक 2 है। तो मतलब जो हमारी नलिटी कैसे आएगी अब, नलिटी टी प्लस रैंक टी बराबर डायमेंशन ऑफ V2 ओवर द फील्ड आर। समझ पा रहे हो ना भाई, यू का काम कौन कर रहा है, ये यू है आपका, तो नलिटी ऑफ टी निकालनी है आपको। इसकी डायमेंशन कितनी है 2, इसको उधर ले जाएंगे माइनस माइनस 2, भाई इसकी रैंक कितनी है 2 आई है, तो रैंक ऑफ टी कितनी हो जाएगी, जो इस मैट्रिक्स की रैंक है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब नलिटी ऑफ टी कितना आ गया 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के आ जाए एग्जाम में, आपसे ये ना पूछे कि भाई नलिटी ऑफ टी बताओ, आपसे ये पूछ ले कि इसका नल स्पेस बताओ क्या आएगा, तो इसका नल स्पेस क्या आएगा, ये आएगा। मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज दिस। केवल मात्र एक जीरो ही एलिमेंट है जिसकी आउटपुट 0 आ रही है, और कोई नहीं है। नलिटी में नल स्पेस में कौन आता है, वो एलिमेंट आता है जिनकी इमेज 0 होती है, तो एक 0 ही एक एलिमेंट आएगा। चीजें घुमा फिरा के आ जाती है एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक VR3 है और डब्लू के अंदर जो एलिमेंट है ना, वो भैया इस शकल के हैं, अरे भैया इस शकल के हैं, 3 टपल का है। तो ये बताओ कोई भी एलिमेंट डब्लू के अंदर इस शकल का है, तो उसको बनाने के लिए एक ही बेसिस के अंदर एक ही वेक्टर काफी है, सिर्फ ये ही काम कर देगा। हालांकि VR3 है, 3 टपल का है, तो VR 3 डायमेंशनल है, तो इसकी बेसिस क्या होगी भैया, इसकी बेसिस होगी ये, करेक्ट है। लेकिन डब्लू के अंदर एलिमेंट इस शकल के हैं, तो ये 0 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही वेक्टर से ही इस डब्लू के एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब डब्लू की जो बेसिस है उसमें केवल मात्र एक ही वेक्टर मिलेगा, वो ये है ना, बी क्या है, बेसिस ऑफ डब्लू,
तो इसका मतलब डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी होगी 1, बेसिस के अंदर एक ही वेक्टर है, क्योंकि इस किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये तो 0 0 रहेंगे, यहाँ पर 1 आने वाला है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो? तो मतलब बेसिस के लिए एक ही वेक्टर काफी है। तो डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी हो जाएगी भैया 1। तो आपको निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोसेंट स्पेस का, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। v की डायमेंशन कितनी है भैया 3 है और w की कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा 2। क्या समझे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है ना, चीजें क्लियर है तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया ना, यस 18 कह रहा डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 4x4 ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ रियल एंट्रीज। यस, ये कॉन्सेप्ट की ट्रिक मैंने आपको समझाई थी बॉस, शायद पिछली क्लासेस आप पढ़कर आ रहे हैं, रेगुलर मुझसे कंटिन्यूटी बनाए रख रहे हैं। तो मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनने वाला वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, और स्क्यू सिमेट्रिक का, अरे भैया याद कीजिए, स्केलर्स का, इन सब का, डायगोनल का, और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, ए मान लेते हैं, मतलब m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स से बनने वाली मैट्रिक्स का सब स्पेस। तो मैंने आपको सारी चीजें आपको सिखाई हुई हैं। तो सिमेट्रिक का शॉर्टकट क्या सिखाया था, याद आ रहा है या फिर से याद दिलाऊं? सिमेट्रिक में अगर रियल एंट्रीज हो रही है, अगर रियल हो रही है तो इसका शॉर्टकट ये था n इंटू n प्लस 1/2, वेर n क्या है ऑर्डर ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बात कॉम्प्लेक्स की हो रही थी तो दुगुना कर देते हैं, दुगुना करेंगे 2 से तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, है ना। ये किसका होता है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है, एलिमेंट जब कॉम्प्लेक्स होता है मैट्रिक्स के तब। स्क्यू सिमेट्री का क्या बताया था, n इंटू n माइनस 1/2, और इसका होता है n इंटू n माइनस 1/2। याद आ रहा है, एग्जैक्टली यही बताया था। स्केलर्स का मैंने बताया था, जितना स्केलर्स का ऑर्डर 1 हो या 2 हो या 3 हो, एक ही होगा, और इसका क्या होगा 2। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायमेंशंस की, ठीक है ना। डायगोनल्स में मैंने कहा था कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही डायमेंशंस होगी। अगर एक ऑर्डर है तो एक, मतलब n ऑर्डर है तो n, 2 ऑर्डर है तो 2, 3 है तो 3, तो कॉम्प्लेक्स में 2n हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो हो जाएगा mn 2mn, दुगुना करना है कॉम्प्लेक्स में। दो mn है ना, 2mn, mn 2mn, मतलब जितना इसका ऑर्डर है, अगर सिंपली मैट्रिक्स है हमारे पास तो mn है तो इसका mn और 2mn हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। तो ये ट्रिक मतलब सिखाई हुई है आपको बॉस। तो 4x4 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सिंपल से बात है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बिना पेन उठाए देखते ही आंसर मारना है, ट्रिक्स है ये। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। टी आर स्क्वायर से R3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस वे, देन रैंक ऑफ टी। यस, अब नल्टी नहीं निकालनी, सीधा रैंक निकालना है। रैंक निकालने क्या करेंगे, रैंक ऑफ टी निकालने क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। इसकी रेंज स्पेस से एक मैट्रिक्स बना लो, 1 2 3, 3 टप्पल है यहाँ पे 1 2, तो 3/2 की बनेगी, राइट से लेफ्ट जाते हैं ना, तो 1 1, यहाँ से 1 -1, यहाँ पर 0 1, तो इसका रैंक मैक्सिमम 2 होगा या 2 से 1 कम होगा। तो 2/2 ऑर्डर का माइनर यहाँ से मिल तो रहा है, तो माइनर मिल रहा है हमें 2/2 ऑर्डर का, और वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी रैंक 2 आएगी भैया, है ना। तो रैंक मैट्रिक्स की रैंक 2 है, तो मतलब इस रैंक ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल है। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि सारे हमने ये सारे कर लिए हैं, और अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस ऑफ R3, मतलब 3-3 के सेट, हर एक वेक्टर में, हर एक सेट के अंदर 3-3 वेक्टर है, पहला दूसरा तीसरा। अब ये तीनों वेक्टर्स मिलकर बेसिस बनाएंगे R3 के लिए, तो कौन सा सेट सही आंसर है। और बेसिस बनाएंगे तो एक बात क्लियर कट है कि इन जो भी बेसिस बनाएगा R3 के लिए वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि बेसिस बनने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक कर लेंगे, कहानी क्लियर हो जाएगी। तो जो भी
ऑप्शन इंडिपेंडेंट है वही हमारा आंसर है। और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है वही आंसर है। अच्छा जी, यहां से शुरू हो जाओ, पहले इसका डिटरमिनेंट पता लगाओ। 1 0 0 1 2 0 1 2 3। तो इसको एक काम करते हैं, पहले कॉलम का लॉन्ग सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं, पहले कॉलम का कॉलम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से करें कितना आएगा, 2 3 6 माइनस का 2 बराबर 4 नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब भैया इसके चांस हैं बेसिस बनाने के। इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी अभी फैसला नहीं लेना है। हालांकि चार ऑप्शन में कोई ना कोई तो है, आंसर तो मिल गया, एग्जाम में समय कम हो तो आंसर आ चुका है हमारा, लेकिन तसल्ली के लिए वो चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन बी चेक करते हैं, अगर ये आंसर सही है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, इसका भी डिटरमिनेंट जीरो आएगा, इसका भी डिटरमिनेंट जीरो आएगा। चेक कर देते हैं क्या डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। चलिए, या मैट्रिक्स बनाऊं क्या, वैसे डायरेक्ट कर लूँ, चलिए बना के दिखाई देता हूँ। पहली रो में क्या आएगा, पहला कॉलम आएगा 1 2 0, दूसरे कॉलम में आएगा भैया 12 24 के 7 0 0 1। अरे ये लो ना, इसके लॉन्ग सोल्व कर लो। तो 24 माइनस बाद में 24 जीरो आएगा, ये तो नहीं है। इधर आ जाओ, ऑप्शन सी में आओ, डिटरमिनेंट बनाओ। 1 1 0 1 3 2 4 9 5 4 9 5। तो पहले कॉलम का लॉन्ग सोल्व कर लेते हैं। तो हम इनसे करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 माइनस का 18 बराबर का -3। और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1, और यूं जाएंगे 5 माइनस का 8 प्लस का 3, है ना। तो +3 -3 कट जाएंगे, जीरो आएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। इनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 1 2 2 3 1 4 5 5। एक काम करते हैं, पहले रो के लॉन्ग सोल्व करते हैं। 1 तो करेंगे 15 माइनस 5 माइनस के 2, यूँ जाएंगे और यूँ जाएंगे। तो 5 माइनस 10 और प्लस के 4, यूँ जाएंगे 1 माइनस 6। हाँ जी, यहाँ से कितना आया 10, यहाँ से कितना आया -5 -5 15 10। यहाँ से कितना आएगा माइनस के 5 5 के 20। ये लीजिए डिटरमिनेंट आया जीरो। तो मतलब ये भी डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, केवल मात्र यही इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। और जो इंडिपेंडेंट है वही बेसिस बनाएगा। जनरेट करने वाली बात तो बात की बात है, हालांकि बेसिस बनाने के लिए जनरेट भी करने चाहिए और इंडिपेंडेंट भी करने चाहिए, लेकिन यही केवल मात्र एक ही है जो इंडिपेंडेंट है। तो मतलब फिर दो बाकी तो आंसर गलती है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।